अस्सलामुअलैकुम, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक है, मज़े में है। आपका भाई शाहिद एक बार फिर आपकी शो में हाजिर है जापान से काफ़ी दिनों के बाद। एक्चुअली मसरूफियात कुछ इस तरह की हो गई हैं कि वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिल रहा, लेकिन फिर भी कोशिश करके मैं हाज़िर हो गया हूँ, क्योंकि स्पेशली बहुत सारे क्वेश्चंस जो आप भाइयों के आए हुए हैं उनके जवाब देना मेरा समझ लें कि मैं अपने आप को फ़र्ज समझता हूँ, लेकिन टाइम की कमी की वजह से नहीं दे पाता जवाब। तो अगर कहीं देर हो जाए तो उसमें मैं माज़रत चाहता हूँ, बुरा ना फील कीजिएगा। तो आज मैंने थोड़े से कुछ क्वेश्चन जो है पॉइंट आउट किए हैं कि जो मैं समझता हूँ कि उनका जवाब लाजमी है देना या मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे मेरे भाई जो हैं वेट कर रहे हैं कि वो जानना चाह रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेशन उनको मिल जाए इसके मतलब। नंबर वन, हम बढ़ते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ, वीज़ा का। कि एक भाई ने सवाल पूछा है कि क्या हम स्टूडेंट वीज़ा पे अगर जापान आएँ और काम करके हम अपनी जो फीसिस वगैरह हैं वो पे कर सकते हैं ऑन स्टूडेंट वीज़ा? क्योंकि जो स्टूडेंट वीज़ा होता है वो लिमिटेड होता है और मीन टू से उस पर काम करना लिमिटेड आवर्स होते हैं। जी बिल्कुल, अगर आप किसी बड़े शहर में आएंगे, किसी अच्छी जगह पे आ जाएं, अगर वहाँ पे जॉब्स अवेलेबल हों इजीली, तो आप ज़रूर अपनी जो फीसिस हैं वो निकाल सकते हैं। पेमेंट्स वगैरह भी आपकी सारी हो जाएंगी और आप शायद कुछ ना कुछ बचा भी लें। कुछ ऐसा भी होता है कई जगहों पे कैश पे भी अगर जॉब मिल जाती है तो आई थिंक वो स्टूडेंट्स के लिए कुछ और भी प्रॉफिटेबल हो जाती है। उनका समझ लें, आप समझ सकते हैं शॉर्ट वर्ड्स में कि वो अच्छा हो जाता है। जहाँ पे सिर्फ आपके अकाउंट में सैलरी आएगी वहाँ पे ऑन द रिकॉर्ड एवरीथिंग होगी, वो आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन शॉर्ट ये कि आप अपनी फीसिस फिर भी पूरी कर लेंगे। फीसिस वगैरह आप दे सकते हैं अपनी। ठीक है जी, आगे अभी बढ़ते हैं। एक और भाई ने क्वेश्चन पूछा है, वो कह रहे हैं कि हम क्या पाकिस्तान से बैठ के जापान में कंपनी खोल सकते हैं या कोई ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं? देखें, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। मेरे नॉलेज में जो है मैं वो बताऊंगा, ये मैं नहीं कह रहा कि ये 100% ऐसे ही होगा कि अगर आप जापान में नहीं आते तो कंपनी खोलना जो फिजिकली कंपनी है वो तो नहीं खुलेगी, सारी बात है। उसके लिए आपको जापान आना पड़ेगा, उसके लिए फिजिकल यहाँ पे वर्क करना पड़ेगा, जगह शो करवानी पड़ेगी, सब कुछ करके उसके बाद ही आपको जो वीज़ा भी मिलेगा कंपनी का और आपकी कंपनी भी खुल जाएगी यहाँ पे। ऑनलाइन का मुझे नहीं पता, वो तो फिर ऑनलाइन कंपनी आप अपने मुल्क में ही खोलेंगे, लेकिन अगर आप बिजनेस करना चाह रहे हैं वो फिर ऑनलाइन तो पूरी दुनिया में आप अपने घर में बैठ के कर सकते हैं। उसमें जापान का कोई किरदार नहीं है ना, वो तो पाकिस्तान से ऑनलाइन अपनी आप कंपनी खोल रहे हैं, अमेजोन पे कुछ भी सेल कर लें कुछ भी, तो वो ऐसा हो सकता है। अदरवाइज अगर जापान में कंपनी खोलनी है तो आपको जापान में आना पड़ेगा। दूसरी सूरत में ये कि अगर आप जापान से बिजनेस करना चाह रहे हैं, कुछ ऑक्शंस की मेंबरशिप लेना चाह रहे हैं जैसे कि गाड़ियों वगैरह की, तो वो आप पाकिस्तान से बैठ के कुछ गारंटीज दे के उनका पेपर वर्क पूरा करके, इसके मतलब मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन तो नहीं मैं कह सकता, मुझे थोड़ा सा पता है या सुना है कि ऐसे हो जाता है। अगर आप पाकिस्तान से बैठ के भी गाड़ियां खरीद सकते हैं, वहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं जापान के ऑक्शन से। तो इसके प्रोसीजर का जो फॉलो करने के लिए आपको ऑक्शंस जो भी हैं जापान के, उनसे रब्ता करना पड़ेगा। वहाँ से उनकी साइट से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, वहाँ से आप फिर इस तरह से काम कर सकते हैं, लेकिन आपकी कंपनी जापान में नहीं होगी, ओपन नहीं होगी विदाउट कमिंग टू जापान। ठीक हो गया जी, ये भी आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया। और एक भाई ने सवाल नहीं किया, कमेंट किया था, मेरी वीडियो पे था कि मैंने उसमें बोला था कि आई थिंक लास्ट ईयर दिसंबर में थी वीडियो, तो उसमें मैंने बोला था कि रेफ्यूजी वीज़ा पे जो आते हैं भाई उनके लिए अभी बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बच जाएं संभल जाएं। ये मैंने बोला था कि रेफ्यूजी वीज़ा यहाँ पे आके अप्लाई इस टाइम आप ना करें, प्रॉब्लम हो रही है, डिपोर्टेशन हो रही है। देखें, जब हम वीडियोस बनाते हैं हम उस टाइम का जो होता है सिनेरियो वो बता रहे होते हैं, ना कि आज से 1 साल पहले का मैं बता रहा था वो, और ना ही मैं आज उस टाइम से 1 साल बाद का बता रहा था। ठीक है, जो उस टाइम सिचुएशन थी, उस टाइम मुझे खुद पाकिस्तानी भाइयों ने, इंडियन भाइयों ने मैसेजेस किए जो डिपोर्ट हुए यहाँ से, डिपोर्ट मीन टू से आए विजिट वीज़ा पे 15 दिन के लिए, उन्होंने रेफ्यूजी अप्लाई किया, उसके बाद उनको 3 महीने के अंदर उन्होंने डिपोर्ट कर दिया। अगर उनका केस वो आपसे मुतमिन नहीं होते, ठीक है,
तो वो आपको डिपोर्ट कर देते हैं। इसमें कोई भी 100% गारंटी नहीं है कि अगर आप कहें कि हमारी 100% गारंटी है, हम आके अप्लाई करेंगे और हमें वो वीज़ा देंगे ही देंगे, रिफ्यूजी स्टे वो दे देंगे, उसके बाद वर्क परमिट दे देंगे। भाई उन्होंने ये मुझे कहा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। 8 महीने के बाद सब ठीक हो जाता है। मैंने ही ये बातें बताई हुई हैं कि 8 नहीं, जब सही होता था 6 महीने के बाद भी सही होता था। मेरी वीडियो 2-2 साल पहले की पीछे पड़ी हैं। 6 महीने के बाद वर्क परमिट मिल जाता था, फिर 8 महीने के बाद मिलने लगा, फिर 10 महीने के बाद मिलने लगा, फिर कुछ लोगों को 1-1 साल तक उन्होंने लटकाया, ठीक है। उसके बाद भी वर्क परमिट उन्होंने नहीं दिया। तो हम इस पे ये नहीं कह सकते कि वो लाजमी आपको, जब आप इंटर हो गए तो आपको लाजमी वो वीज़ा देंगे ही देंगे या लाजमी आपको डिपोर्ट करेंगे ही करेंगे। लेकिन दैट टाइम जब मैंने वीडियो बनाई थी, उस टाइम कुछ इस तरह के सर्कमस्टेंसेस बन गए थे कि ऊपर नीचे काफ़ी पाकिस्तानी लड़के और कुछ और साउथ एशियन कंट्रीज के लोगों को भी इन्होंने विदाउट वर्क परमिट के मिलने से पहले ही डिपोर्ट कर दिया था। उसका मतलब क्या था कि सख्ती ज़्यादा हो गई थी। मे भी हो सकता है इस टाइम भी सख्ती उतनी ही हो, मुझे नहीं पता। मैं ये नहीं कह रहा कि उस टाइम हो गई थी, लेकिन उस भाई का कमेंट आया था, उसका मैंने सिर्फ ये जवाब दिया है कि ये ऐसे होता है। एक भाई ने क्वेश्चन किया है कि मेरी वीडियो देख के ही उन्होंने पूछा है कि जी हेयर सैलून वालों की जो काम करते हैं लड़के, इनकी महीने की तनख्वाह यहाँ पे जापान में कितनी है। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हेयर सैलून पे काम करना फॉरनर्स को अलाउ बहुत कम ही होगा। मैंने अभी तक कोई फॉरनर नहीं देखा जिसने हेयर सैलून का काम किया। ये डायरेक्ट हम नहीं कर सकते यहाँ पे, ये जापानीज़ के लाइसेंस के अंडर ही आई थिंक ये होता है। लेकिन हाँ, तनख्वाह की बात की जाए तो यहाँ पे जो बेसिक आम विदाउट हुनर के भी जो तनख्वाह होती है वो भी तकरीबन एक मेल की वो 1000 येन से स्टार्ट हो के फिर ऊपर जाती है, डिपेंड ऑन योर स्किल। आई थिंक जो हेयर सैलून वाला होगा, मेरे ख्याल में इसकी 1500 येन होगी 1 घंटे की तनख्वाह। पाकिस्तानी तकरीबन समझ लें 3000 रुपये से प्लस ही हेयर सैलून पे काम करने वाले की जापान में तनख्वाह होगी। ठीक है जी, ये आपको भी जवाब मिल गया होगा। तो एक भाई हैं वो कह रहे हैं कि रेस्टोरेंट मैंने खोलना है, ठीक है, जापान में, और इस पे कितना खर्चा आ सकता है। देखें, ये डिपेंड करता है आप जापान में रेस्टोरेंट कहाँ खोल रहे हैं, किस इलाके में खोल रहे हैं, किस लोकेशन पे खोल रहे हैं, कितना बड़ा या छोटा खोल रहे हैं, ये इस पे डिपेंड करेगा। हाँ, हम मिनिमम से बात कर लेते हैं। मिनिमम जो है, अगर तो आप यहाँ पे रह रहे हैं, आपके पास यहाँ की परमानेंट रेजिडेंसी है या स्पाउस वीज़ा है या कोई ऐसा वीज़ा है जिस पे आप जापान में चाहे जॉब कर लें या काम कर लें, जैसे लॉन्ग टर्म वीज़ा भी उसमें शामिल होता है, तो फिर तो आपको सिर्फ जो रियल अखराजात आएंगे वही आएंगे। कुछ एक्स्ट्रा मनी शो आपको नहीं करवानी पड़ेगी, अखराजात जो होते हैं। लेकिन अगर आपके पास वीज़ा ही नहीं है वो काम करने का, लेकिन आप करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको वीज़ा भी लेना पड़ेगा। उसके लिए आपको कम से कम जापानी जो है 60 से 70 लाख येन, पाकिस्तानी तकरीबन 1.5 से पौने 2 करोड़ रुपया अब बनता है, वो आपको यहाँ पे शो करना पड़ेगा, अपने अकाउंट में दिखाना पड़ेगा कहाँ से आया है, उसके प्रूफ देने पड़ेंगे। उसके बाद आपका जो जेन्युइन खर्चा भी आ जाएगा। अगर आप किसी गांव देहात में भी जाके बनाते हैं, कम से कम 1 लाख पे आपको वो रेंट पे मिलेगी इमारत, छोटा सा जो भी होगा। उसके बाद फिर बिजली और ये वो और उसकी सेटिंग सारी करने पे भी आपका खर्चा तकरीबन 20 से 30 लाख जापानी, यानी ये तो खर्चा आ जाएगा आपका एक प्रॉपर छोटा सा रेस्टोरेंट स्टार्ट करने के लिए किसी आउटसाइड पे। मैं कोई बहुत बड़े शहर में नहीं कह रहा या बहुत बड़ा नहीं कह रहा, एक नॉर्मल छोटा सा। बाकी इसके ऊपर जितना आप जाते जाएं, 30 लाख बताया मैंने जापानी, मतलब समझ 50 से 60 लाख रुपए आपका खर्चा आ जाएगा एक पाकिस्तानी इंडियन जो भी ये देसी रेस्टोरेंट है इसको रन करने के लिए। बकाया जो मैं है किसी अच्छे बड़े रेस्टोरेंट वाले किसी दोस्त के साथ बैठ के ये वीडियो सारी डिटेल में बना के आपको बता दूंगा। तो अभी चलता हूँ लास्ट कमेंट की तरफ, जो मैं समझता हूँ कि उसका भी जवाब देना मुझे लाजमी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे आप भाई दोस्त, हमारे बहन भाई मेरा फ़ोन नंबर पर्सनल मांगते हैं, व्हाट्सएप नंबर मांगते हैं। देखिए, मैं अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर नहीं शेयर कर सकता इस तरह। तो आप अगर मुझसे बात करना चाहते हैं, कुछ भी पूछना चाहते हैं, मेरी बहुत सारी वीडियोस में मेरे इंस्टाग्राम का
लिंक होता है या नाम लिखा हुआ होता है, वहाँ से आप जाके इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लें, वहाँ पे मुझे मैसेज डालें। मैं मैसेज पढ़ता हूँ जब भी मुझे टाइम मिले और उसका मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ। मैसेज में जवाब दे दूँ ठीक है, अगर नहीं टाइम होता तो मैं इधर कमेंट्स में आके वीडियो में आके आपकी जो प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। हाँ, कुछ दोस्तों का, भाइयों का कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होता है या प्राइवेसी होती है, तो बहुत सारी बहनें भी या भाई भी मुझे इंस्टा पे मैसेज करके वो पूछ लेते हैं, उनका जवाब मैं इंस्टा पे ही दे देता हूँ। हर किसी की प्राइवेसी भी होती है, ठीक है। अगर नहीं दे पाता उसका मतलब ये है कि बहुत सारे मैसेजेस आए होते हैं, आपका मैसेज अभी देख नहीं पाया। टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें। जापान में भी थोड़ी सी अभी गर्मी आ गई है, तो अभी शाम का टाइम है, निकलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, दोस्तों को बताएं यार भाई के चैनल को और बड़ा करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।